अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बुज़ुर्गों, शहनशीन बतशरीफ़ फरमा बिहार से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली, वो रियासत बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बरादरम मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब, बिहार से तशरीफ़ लाए जनरल सेक्रेटरी बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरम जनाब आफ्ताब साहब, बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ के क़ायद जनाब आदिल साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन बल्दिया साबिक़ा अरकान बल्दिया और हल्क़े असम्बली नामपल्ली के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब माजिद हुसैन साहब, अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, 30 नवंबर के दिन हल्क़े असम्बली नामपल्ली के इंतख़ाबात की राय दही का दिन है। मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि सुबह के अवलीन सातों में आप अपने घर से रवाना होकर अपने पूरे अफराद ख़ानदान को अपने साथ लेकर आप लोग पोलिंग बूथ को रवाना होइए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी निशान पतंग पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए, अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को हल्क़े असम्बली नामपल्ली से अपना रुकन असम्बली मुंतखब फरमाइए। मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इस जलसेगाह के अतराफ़ में मजलिस की नुमाइंदगी पर जो तरक्याती काम अंजाम दिए गए, अभी मूसा साहब ने मुझे बताया कि एक नई VDCC रोड दरगाह गंज शहीदा से अलमदीना डेयरी फार्म 34 लाख की लागत से ये काम हो गया है। CC रोड है जो अभी ज़ेर दौरान है 8 गलियों में 37 लाख का। SS फ्लोरिंग और चेन फेंसिंग का काम मंजूर हुआ है, मगर ज़ाब्ते अखलाक इलेक्शन का नाफिद हुआ, इसलिए काम बाद इलेक्शन के शुरू होगा। वो क़रीब 40 लाख का काम है। वैसे ही नई सीवरेज लाइन 4 गलियों में, वो भी काम इलेक्शन के बाद शुरू होगा, काम मंजूर हो गया, 28 लाख का है। और भी कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं, उसका तफसीली ज़िक्र आपके सामने मजलिस के ज़िम्मेदारान करेंगे। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, उसके सिलसिले में मजलिस ने नामपल्ली हल्क़े में मिसाल के तौर पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, तो 9.5 साल में मजलिस ने नामपल्ली में मुस्लिम अक़लियत के बच्चे और बच्चियों के लिए 42,524 लड़के लड़कियों को पोस्ट मैट्रिक, जिसको MTF कहते, मंजूर करवाया। जो स्कॉलरशिप की रकम उनको दी गई वो 12 करोड़ 35 लाख रुपये। ट्यूशन फ़ी रीइंबर्समेंट, जिसको RTF कहते हैं, वो 43,125 लोगों को मिला। जो स्कॉलरशिप की अमाउंट दी गई वो 68.91 करोड़। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप, जो मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने इसको शुरू किया, उसमें नामपल्ली असम्बली हल्क़े के 140 तुलबा और तालिबात लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में 2 साल का मास्टर्स कोर्स कर रहे हैं, उनको जो उनकी फ़ीस की रकम दी गई वो 21 करोड़ 29 लाख रुपये। आसरा पेंशन जो गरीबों को मुस्लिम अक़लियत में मिला, वो 9,255 लोगों को आसरा पेंशन मजलिस ने मंजूर करवाया और अब तक उनको उस पेंशन में 9 साल में 215 करोड़ रुपये दिए गए और हर महीना 2,05,000 रुपये उनको दिए जाते हैं। शादी मुबारक का चेक है, नामपल्ली में 8,121 लोगों को
शादी मुबारक के चेक्स दिए गए और उसकी कुल जो पैसे दिए गए 8,121 खवातीन को शादी मुबारक स्कीम में, वो 71 करोड़ 30 लाख ये पैसे दिए गए। टेमरिस के 2 रेजिडेंशियल स्कूल हमारे बेटों के लिए, बच्चों के लिए, 2 बेटियों के लिए अलग हॉस्टल के साथ उसकी जो तामीर हुई और उसका जो अखराजात हुए अब तक 9 साल में, वो 27 करोड़ की लागत के, 27 करोड़ 90 लाख रुपये। मस्जिदों के इमाम और मौज़न को जो महाना ऑनरेरियम दिया जाता है, ऐसे 106 मस्जिद के इमाम और मौज़म नामपल्ली के हैं जिनको महाना ऑनरेरियम 5,30,000 रुपये उनको दिए जाते हैं, जो 9.5 साल में वो जो अमाउंट उनको दिया गया है वो करीब 360 करोड़ रुपये। अब आप बताइए, ये पूरे स्कीम्स जितने गवर्नमेंट के हैं, मजलिस उससे आपको फ़ायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। बस्ती दवाखाने बनाए गए ताकि गरीब प्राइवेट अस्पताल में ना जाए, वहाँ पर फ्री में टेस्टिंग होती है। जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, जिसको डायबिटिक पेशेंट है, शुगर की बीमारी है, तमाम चीज़ें वहाँ पर मजलिस ने मंजूर करवाए। हल्के असम्बली नामपल्ली में, नामपल्ली का एरिया हॉस्पिटल है, आप जाकर देखिए, उसको अच्छा बनाया गया। फिर नीलोफर का बच्चों का अस्पताल है, उसमें मुख्तलिफ नए नए वार्ड्स खोले गए। फिर वहीं पर MNJ कैंसर हॉस्पिटल है, कई गरीब आकर वहाँ पर फ्री में कैंसर का अपना इलाज करवाते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में उन लोगों को लाखों रुपए खर्चना पड़ता है। फिर तरक्याती काम भी आपके इस वार्ड में अंजाम दिए गए, बल्दी हल्के आसिफ नगर में, और भी बहुत से काम करवाना बाकी है। मैं इसका इकरार करता हूँ और आप तमाम से वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द वो सीमेंट रोड हो, कच्ची मोरी का काम हो या फिर लाइट्स हो, जो भी हो, मैं खुद इंशाअल्लाह ताला उस पर तवज्जो लेकर जल्द से जल्द उन कामों को मंजूर करवाऊंगा। तीसरी अहम बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मजलिस ने माजिद हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। माजिद हुसैन 2 मरतबा के रुकने बल्दिया हैं। माजिद हुसैन को हैदराबाद के 3 साल बहैसियत मेयर हैदराबाद की आवाम की खिदमत का उनको मौका मिला। और जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि आज आप देखते होंगे हैदराबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर 5 रुपए का खाने की स्कीम एक मिलती, अन्नापूर्णा स्कीम उसको बोलते हैं। एक गरीब 5 रुपए देकर गरम गरम खाना खा सकता है। ये स्कीम माजिद हुसैन जब मेयर थे उस वक्त माजिद हुसैन ने स्कीम को शुरू किया था बल्दिया के फंड से। आज आप देखिए कि माजिद हुसैन 3 साल मेयर थे, उसके बाद एक 8-9 साल का अरसा हो गया, मगर आज भी गरीब 5 रुपए देकर अपना पेट भर सक रहा है। ये काम माजिद हुसैन का था। फिर आज आप देखते हैं कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर वाटर प्लांट है, साफ पीने पानी का वाटर प्लांट है। आप 5 रुपये उसमें डालिए, 11 लीटर साफ पानी निकलता है। ये स्कीम भी माजिद हुसैन जब मेयर थे उसको शुरू किया गया। तो मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ और आपको तयख्खुन दे रहा हूँ कि हल्के असम्बली नामपल्ली की आवाम को आप आधी रात को माजिद हुसैन को बुलाएंगे। खुदा ना खास्ता अगर ज़रूरत पड़ी तो माजिद हुसैन आपके दरमियान में रहेंगे। दिन में आप माजिद हुसैन को आपको ज़रूरत पड़ी, माजिद हुसैन आपके दरमियान में थे और रहेंगे। दारुस्सलाम आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, और अगर आपको कुछ मुझसे बात करना है किसी रुकने बल्दिया के बारे में, मैं हमेशा हाजिर रहा हूँ। आप आ सकते और मुझे बता सकते हैं। तो मेरी आप तमाम से अदबन ये गुजारिश है कि इस नामपल्ली के असम्बली सीट के लिए हम तमाम को मुत्तहिद होकर अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस बात को आप मेरी जहन नशीन कर लीजिए
कि यहां पर नामपल्ली में बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस के लिए काम कर रही है। और आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि आरएसएस नहीं चाहती कि यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी हो। आरएसएस यहां पर, बीजेपी यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार को कामयाब करने की कोशिशें कर रही हैं। तो इससे और आपको, हमको बाखबर रहने की जरूरत है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, बीजेपी का उम्मीदवार आपको नजर नहीं आएगा। कल मैं जहां पर उस इलाके में दौरा किया जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार का घर है, एक पोस्टर नहीं देखा उसके घर के अतराफ में। और वहीं पर माशाअल्लाह से हमारे जो गंगापुत्रा संगम के हमारे भाई बहन थे, जो गौड़ तबके के हमारे भाई बहन थे, जो मादी का हमारे दलित भाई बहन थे, वो घरों से निकल कर माजिद हुसैन का और मजलिस के जिम्मेदारों का उन्होंने इस्तकबाल किया। बड़ी मोहब्बत से और इज्जत से हमसे पेश आए और तमाम ने हमको ये वादा किया कि इंशाअल्लाह ताला वो मजलिस का साथ देंगे। मगर एक बात याद रखिए कि बीजेपी नामपल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए काम कर रही है। और क्यों ना करे। जो शख्स ये कहता है कि नामपल्ली में 2 लाख मुसलमान रहते हैं और उसमें से 1.5 लाख फेनेटिक है, यानी जुनूनी है, इल्जाम लगाता ये तालिबानी जहनियत के 1.5 लाख मुसलमान रहते हैं, इस शख्स का वीडियो आपके सामने है। तो मैं नामपल्ली की आवाम से अपील कर रहा हूं, मुस्लिम अक़लियत से, दलितों से बताना चाह रहा हूं कि एक उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहा है और 1.5 लाख यहां पर कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वालों को कह रहा है कि जुनूनी है। तो मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि आप 30 नवंबर के दिन ये बता दीजिए कि जुनून किसका रहता है। अगर हम आइन के मुताबिक अपने मजहब को पर अमल करते हैं और हम अपने इबादत गाहों को आबाद रखते हैं और हम में दीनी हमियत है, हम में फ़ख्र है अपनी दीनी हमियत पर, तो आज ये शख्स जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, हमारी हमियत पर, हम जिस चीज़ पर नाज करते हैं उसको जुनूनी कहता है। तो इंशाअल्लाह ताला 30 नवंबर के दिन मुझे यकीन है कि नामपल्ली की आवाम, जो इल्ज़ाम इन पर लगाया गया है कि ये जुनूनी है, तालिबानी जहन रखते हैं, मुझे आपसे अपील है कि आप इसका जमहूरी तरीक़े से इसका जवाब दीजिए। अरे घर में कुत्तों को पाल कर नाम रखना उसको कितनी तौहीन आमेज़ बात है। इनके बहुत से वीडियोज़ हैं। एक वीडियो आज कोई मुझे बताए कि इनके अतराफ में लोग नौजवान खड़े हुए हैं और उन नौजवानों से ये शख्स कह रहा है कि असेंबली में मेरा साथ दे दो, पार्लियामेंट में बीजेपी का साथ दे दो। ये वीडियो है, मैं खुद देखा हूं। अब आप बताइए, जो खुलम खुला ये दावत दे रहा है, जो खुलम खुला बीजेपी की ताईद हासिल कर रहा है, आरएसएस की ताईद हासिल कर रहा है, इसलिए आपको मैं बाखबर कर रहा हूं, आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि आप अपने एक वोट भी ज़ाय होने मत दीजिए, एक वोट भी ज़ाय होने मत दीजिए। और याद रखिए, हमने बड़ी मुश्किलों और मेहनतों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सरजमीन दखन पर अपना मुकाम पैदा किया है। वहीं पर इल्ज़ाम लगाते मजलिस पर गोशा महल का। अरे गोशा महल, पहले यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप जानते हैं कि गोशा महल, उसका नाम उससे पहले क्या था, महाराजगंज था। और हमारे बुजुर्ग मेरी बात की तस्दीक कर सकते हैं कि कभी मजलिस ने महाराजगंज में इलेक्शन लड़ा, नहीं लड़ा। गोशा महल बनी 2009 में। 2009 में मुकेश गौड़ की ताईद मजलिस ने की थी, वो एमएलए बने। 2014 में भी हमने ताईद की कि वहां पे आरएसएस ना जीते, वो हार गए, हमारा उम्मीदवार नहीं। 2018 में फिर वहां पर इलेक्शन हुआ असेंबली का। मैं एक जराए से कांग्रेस के लोगों को बोलने लगा, कैंडिडेट मत खड़ा करो, हम बीजेपी को हरा देंगे। कैंडिडेट को खड़ा किए, 27,000 वोट लिए, 16,000 या 17,000 वोट से बीजेपी जीत गई।
आज आके बोलते आप क्यों नहीं खड़ा करते, क्यों नहीं खड़ा करते। अरे दीवानों, आरएसएस को रोकना ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा मकसद है। और फिर ये बोलते गोशामहल नहीं खड़ा करे, तो कांग्रेस के लोग ये नहीं बोलेंगे आपको निजामबाद क्यों नहीं खड़ा किए तुम, गोशामहल नहीं खड़ा किए, सवाल उठा रहे ना। ओवैसी गोशामहल नहीं खड़ा किए, ये नहीं बोलते कि निजामबाद क्यों नहीं खड़ा किए। यहां 27%, वहां 44% है। यहां पर एक रुकने बल्दिया है दत्तात्रेय नगर में जाकिर साहब, वहां पर निजामाबाद में 16 कॉरपोरेटर है मजलिस के, डिप्टी मेयर मजलिस का है। कोई कांग्रेसी नहीं बोलता आपको गोशामहल नहीं खड़ा करे। निजामाबाद क्यों नहीं खड़ा किए, पूछो मेरे से, क्यों नहीं खड़ा किए। इसलिए नहीं खड़ा किया मैं, बावजूद मेरा डिप्टी मेयर 16 कॉरपोरेटर रहने के बावजूद, कि मैं नहीं चाहता था कि निजामाबाद में आरएसएस कामयाब हो जाए। सीने पे पत्थर रखकर हम फैसला लिए। थालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं कि एक पैगाम आप यहां से लेकर उठें। हम नहीं खड़ा किए वहां पर, और जैसा मैंने कहा मैं नहीं खड़ा करूंगा, कामारेड्डी से लाके उनको वहां उतार दिए। कौन खड़ा रहा कामारेड्डी से लाकर? कामारेड्डी से जब उम्मीदवार थे तो चीखे मार रहे थे, मेरे को सीएम हराने आ गया, मेरे को सीएम हराने आ गया। अब निजामाबाद चले गए तो वहां पर बीजेपी मुस्कुरा रही है। बीजेपी निजामाबाद टाउन की सीट पर मुस्कुरा रही। क्यों गए वहां पर आप? निजामाबाद की आवाम से मोहब्बत नहीं है क्या आपको? बताओ कांग्रेसियों, निजामाबाद के बारे में सवाल का जवाब दो। इनके दुम छल्ले जो सियासत की सीन नहीं जानते, मुझसे सवाल कर रहे हैं, मुझसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, दारुसलाम है वहां पे। अरे दारुसलाम सिर्फ गोशामहल का नहीं है, दारुसलाम हर सीने में धड़कने वाले दिलों का मरकज है। दारुसलाम पूरे हिंदुस्तान भारत के गरीबों और मजलूमों का हेडक्वार्टर है। हम निजामाबाद नहीं खड़ा किए, आप निजामाबाद बीजेपी को हवाले करना चाह रहे हैं। मैं आज गंजे शहीदा की सरजमीन से निजामाबाद के गयूर अवाम को, मेरे भाइयों बहनों को, मेरे बुजुर्गों को एक पैगाम दे रहा हूं कि निजामाबाद पर आरएसएस को कामयाब होने मत दो। वहां पर कांग्रेस और बीजेपी मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं ताकि वहां पे आरएसएस को कामयाब कर दिया जाए। मैं गंजे शहीदा में खड़े होकर निर्मल की आवाम से अपील कर रहा हूं, आदिलाबाद टाउन की आवाम से अपील कर रहा हूं, मधौल की आवाम से अपील कर रहा हूं, कोरटला की आवाम से अपील कर रहा हूं, गोशामहल की आवाम से अपील कर रहा हूं, मुशीराबाद की आवाम से अपील कर रहा हूं, हुजूराबाद की आवाम से अपील कर रहा हूं, करीमनगर टाउन की आवाम से अपील कर रहा हूं कि रोको आरएसएस को इन हलकों से। यहां पर कांग्रेस मिली हुई है बीजेपी के साथ। मैं खुलकर आज कह रहा हूं, और जब नतीजे आएंगे, अगर आप गलती करेंगे, अगर आप अपने वोट को डिवाइड कर देंगे, तो खुदा ना खास्ता वहां पे आरएसएस कामयाब हो जाएगी। मुझे थोड़ा तजुर्बा है सियासत का, ज्यादा नहीं है। उस तजुर्बे की बुनियाद पर मैं आपको बाखबर कर रहा हूं कि नामपल्ली में वही खेल हो रहा है जो निजामाबाद में लोग खेल खेल रहे हैं। नामपल्ली में वही खेल हो रहा है जो मधौल और निर्मल में खेला जा रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनकी साजिश को आपको नाकाम करना है, इनके नापाक ख्वाबों को आपको चुकनाचूर करना है। और कैसे करेंगे? मुत्तहिद होकर अपना एक एक वोट को जाय होने नहीं देंगे। यकीनन आपको मुझसे शिकायत होगी, मगर मुझसे जो शिकायत है, मैं हाजिर हूं आपके दरमियान में, मगर कम से कम अपने वोट को बचा के रखिए, अपने इत्तेहाद को इंतशार में तब्दील होने से बचाइए। ये साजिशें की जा रही हैं, नामपल्ली में मुख्तलिफ बातें की जाती हैं, मुख्तलिफ बातें बयानात दिए जाते हैं, मगर असल खेल ये है, इलेक्शन यहां पर है और पूरी साजिशें की जा रही हैं। तो मुझे यकीन है आपके सियासी शऊर पर, मुझे यकीन है कि आप में एक तड़प और मोहब्बत है मजलिस के लिए। मुझे यकीन है कि ये नापाक कोशिशों को और इनके नापाक अज़ाइम को आप
30 तारीख के दिन एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह पर अपना एक अकाउंट मजलिस के हक में इस्तेमाल करके इन तमाम फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देंगे। कांग्रेस पार्टी, इनकी बहन आई राहुल गांधी की मोहतरमा, अब देखो भाई बहन की सोच नहीं मिलती। इनके भाई क्या बोलते, असदुद्दीन ओवैसी पैसे लेके इलेक्शन लड़े, ये बिहार में लड़े, अख्तरुल ईमान बैठे हैं, कभी इनको घर में बुलाकर चाय पिलाकर पूछ लीजिए। अख्तरुल ईमान बिहार के इलेक्शन के वक्त मैंने कहा अख्तर भाई पटना जाइए, किशनगंज से पटना 6, 7, 8 घंटे का सफर होता है। अख्तरुल ईमान गए, पटना के तमाम कौम और मिल्लत के जिम्मेदार तंजीमों के लोगों से मुलाकात की और कहा कि हमारा अलायंस करवा दीजिए राजद से। बिहार में आरजेडी नहीं बोलते, राजद से। फिर मैं पार्लियामेंट में इनके आरजेडी के एमपी से मिला, 2 एमपी से मैंने कहा कि हमको अलायंस कर लीजिए हमसे, 5 सीट दो हमको, मैंने सिर्फ 5 सीट दो। तो एक एमपी साहब मुस्कुराए, एक बोले आप क्यों लड़ते हैं, क्या जरूरत है आपको मेरा। ठीक है, मैंने कहा हम पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े किशनगंज से, 3 लाख वोट हमको मिले। पूरे बिहार की 40 लोकसभा सीटों में 1 सीट जीती कांग्रेस किशनगंज से। हम 3 लाख वोट लिए, नीतीश कुमार की पार्टी 3,25,000, अख्तर भाई 3 लाख वोट लिए, और उम्मीदवार जो जीता कांग्रेस का 3.5 लाख वोट लिया। हम बोले 3 लाख वोट लिए हैं, 5 सीट दे दो, नहीं बोले ठीक है। हम 19 सीट कुशवाहा साहब से अलायंस के, बोले 19 सीट लड़िए, 19 सीट लड़े, 5 जीते, उसमें से 9 पे ये आरजेडी कांग्रेस कामयाब हुई और 6 पे बीजेपी। अरे अगर 9 के वोट को मंदलिस जोली मिला लिए तब भी वो लोग जीत रहे थे। ये 6 के अगर वोट मिला के इनको दे दिए कांग्रेस को तब भी वो नहीं जीत पाते थे। मगर इल्जाम लगाया मंदलिस पर। मेरे 5 एमएलए जीते, ये अख्तरुल ईमान आफ्ताब साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे, 5 साल सीमांचल के गांव गांव जाकर आफ्ताब साहब, अख्तर भाई, माजिद हुसैन आपका हैदराबाद से वहां पर जाना, कौन सा एयरपोर्ट है वो, बागडोरा जाना 2 घंटे की फ्लाइट, बागडोरा से गाड़ी में जाना किशनगंज 1.5-2 घंटे, फिर किशनगंज से सीमांचल जाना 2-2, 3-3 घंटे। 5 साल ये लोग मेहनत किए, भूखे रहकर, धूप में, बारिश में, अपना सब कुछ कुर्बान करके हम लोग 5 एमएलए लेकर आए। ये जालिम लोग क्या किए, हमारे 4 बेईमानों को खरीद लिए, 4 एमएलए को खरीद लिए, जमीर फर्शों, जमीर बेचने वालों को, इन बेईमानों को खरीदे। कितने में खरीदे मालूम आपको? किसी को 50 लाख में, किसी को 80 लाख में। भीख मांगते थे मेरे सामने, इलेक्शन में आकर रोते थे। ये तमाम के तमाम 4 के 4, एक तो आके रोया मेरे सामने, ओवैसी भाई, मेरे भाई, मेरे टिकट नहीं मिल रहा, मेरे को बचा लो। बच्चों के ऐसा रोया। एक तो बेचारे, क्या बोलो उनको मैं, इलेक्शन से 3 दिन पहले माजिद अख्तर भाई, मालूम है सर हम लुट गए, कुछ नहीं है, कुछ करिए। अल्लाह जानता है हमने क्या क्या किया उसके लिए, अख्तर भाई जानते हैं। 4 के 4 खरीद लिए बेईमानों को। और एक ऐसा एमएलए है उसमें जो सिर्फ 50 या 60 लाख में बिक गया। अच्छा क्या किया मालूम? मजाक देखो आप, जो पैसे ले लिए, दुबई में एक होटल खोले, यहां पर जो जुबली हिल्स में वो जो पुराना क्रिकेटर, रिटायर्ड क्रिकेटर है, जो उम्मीदवार है, उसको उन्होंने टिकट दिया फर्स्ट क्लास का, हैदराबाद से दुबई का 2.5-3 लाख का टिकट देके दुबई में लिख गए। बिरयानी की होटल इफ्तिताह उससे कराए, और बिरयानी की होटल का नाम क्या है? हैदराबादी बिरयानी। अरे शर्म करना था, तुमने हमको धोखा दिया। तुम 80 लाख 50 लाख में बिकते। मगर मुझे यकीन है कि सीमांचल की आवाम आइंदा असेंबली इलेक्शन में इन गद्दारों को माफ नहीं करेगी, इनको बदतरीन शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, 2024 का लोकसभा का इलेक्शन होगा। सुनो राहुल गांधी,
सीमांत किशनगंज से मजलिस का एमपी रहेगा, हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, लड़ेंगे, जवाब देंगे तुमको। सीमांचल की आवाम तुमको जवाब देगी, बिहार का जनता तुमको जवाब देगी। और इतना डरते मजलिस से, अख्तर भाई हमको बोले आइए साहब, एक जगह पे ब्रिज नहीं है, हमको नदी में चलना है। हम समझे कि थोड़ा नदी के सीधा पानी में उतार दिए अख्तर भाई। बिहार के लोग जो है ना बहुत तेज रहते, अभी अपने पास है माशाल्लाह, देखे होंगे आप। हम शेरवानी पहन के क्या करते, जूते उतारे, टखने बराबर पानी नदी में चल रहे। ठीक है अख्तर भाई बोले चलो, चले, मगर उसका नतीजा क्या हुआ? हमारे पीछे 300, 500, 1000, 2000 लोग चल रहे, ये कोने से वो कोना नदी का पार किए, और 8 दिन के अंदर ये लालू का बेटा तेजस्वी ऐलान किया कि हम 250 करोड़ का ब्रिज बना रहे वहां पर। इतना डर है उन लोगों को, और डर रहना चाहिए लालू, डर रहना चाहिए नीतीश कुमार। तुमको डर के माने अब हम दिखाएंगे क्या होता है। तुमने हमारे खून पसीने की मेहनत, वो सीमांचल की आवाम के आंसुओं को तुमने उनको चुकनाचूर किया, 4 एमएलए खरीद लिए। अब वही महाराष्ट्र में आप देखो, शिवसेना की पार्टी टूट गई, टूटी ना, टूटी। शरद पवार की पार्टी टूटी, टूटी ना। कांग्रेसी क्या बोले, जमहूरियत का कत्ल हो गया, बोले ना। राहुल गांधी बोले दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, डे लाइट रॉबरी, मिस्टर मोदी वांट्स टू डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी ऑफ आवर इंडिया। बहुत अच्छा है, ये 4 एमएलए खरीदे जब क्या था, गांधी का काम कर रहे थे तुम। यहां मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं था, डे लाइट रॉबरी नहीं थी, तो मालूम हुआ राहुल और मोदी दोनों राम और श्याम की जोड़ी है। ये इन्हों जो करते उन्हों भी वही करते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पहचानो इन लोगों को आप। जब से कांग्रेस इख्तिदार से गई, हैदराबाद में फसाद हुआ, ये सरजमीन गवाह है गंजे शहीदा की टप्पा चबूतरा तक। यहां के हिंदू और मुसलमान गवाह है कि जब कांग्रेस इख्तिदार में थी तो हर वक्त फसाद होता था, गोलियां चलती थी, मासूम बच्चों को पुलिस उठाकर लेकर जाती थी, किसी मजहब का जुलूस निकलता तो गड़बड़ होती। आज मजलिस ने हिंदू और मुसलमान, दलित, बैकवर्ड क्लास को एक किया। आज फसाद हैदराबाद में नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। आराम से हर कोई अपने अपने त्योहार को मनाता है। तो कांग्रेस को बड़ी बेचैनी है कि 9.5 साल में ये गंजे शहीदा की सल्लाख जमीन, ये टप्पा चपुद्रा किशन नगर की जमीन, अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर अमन है, सुकून है। इन कांग्रेसियों को आपने देख लिया। बुजुर्ग मेरी इस बात की गवाही देंगे कि जब कांग्रेस रहती फसाद होता यहां पर। इनको कामयाब होने मत दीजिए, ना हैदराबाद में ना तेलंगाना में। जहां तक मेरी आवाज जा रही, अल्लाह आपके दिलों तक पहुंचा दे। ये कांग्रेस है। और इनका कांग्रेस का सदर जो है ना, कांग्रेस का जो सदर है, उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत 16 साल की उम्र में आरएसएस में गया। ये 16 साल की उम्र में आरएसएस में गया। तकरीबन 7-8 साल चड्डी पहन के आरएसएस की लट को फिराया। फिर आरएसएस ने उसको एबीवीपी में भिजाया। किशन रेड्डी एबीवीपी के सदर थे, ये इनका राइट हैंड था। फिर ये बीजेपी में गया। 1999 का असेंबली का इलेक्शन हुआ, याद है ना आपको? 1999 का। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी तरह उनकी भी दाढ़ी थोड़ा वाइट हो गई। दाढ़ी वाइट है मगर दिल जवान है अभी, समझे ना? कई नौजवान समझेंगे दाढ़ी वाइट हुए तो बाबू हम कल भी जवान थे, आज भी और कल भी रहेंगे। इलेक्शन हुआ, मैं अपनी आंखों से ये गुड्डी मलकापुर उस वक्त कारवान में होता था, ये इलाका भी कारवान में होता था, याद होगा आपको। सज्जाद साहब का इलेक्शन था गुड्डी मलकापुर में। ये कांग्रेस का सदर
किशन रेड्डी के साथ इंतखाबी मुहिम चला रहा था बीजेपी के लिए। मैं देखा इसको अपनी आंखों से, खिले गोलकुंडा में लोग देखे। इलेक्शन सज्जाद साहब जीत गए, किशन रेड्डी का पहला इलेक्शन हार गए, तो बाद में आरएसएस ने कहा बेटा हमने तुझे पाला पोला, तुझे बड़ा बनाया, अब तू नायडू के पास चला जा। तेलुगु देशम में कूद गए अन्ना, और तेलुगु देशम में गए तो तेलुगु देशम की साइकिल को ऐसा बिठाया कि नायडू खुद हैदराबाद छोड़ के अमरावती चले गए। फिर मोहन भगवत ने कहा कि बेटा तुझे हमने पाला पोसा बरसों, तू अब कांग्रेस में चला जा। अब कांग्रेस में है, और कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल मोहन भगवत के पास है तेलंगाना का। पूछो ये कांग्रेस के उम्मीदवार से, आज से 8-9 दिन पहले हयात होटल में किसके साथ खाना खा रहा था? ये किया गाड़ी में कौन से आरएसएस के बड़े लीडर के साथ बैठकर गुफ्तगू कर रहा था? मैं जानता हूं, हम सबकी खबर रखते हैं। ये काम मेरे भाई बड़ी साजिशें की जा रही हैं। ये कांग्रेस का अध्यक्ष, इसको मैंने एक बड़ा खूबसूरत नाम दिया है, आरएसएस अन्ना इसका नाम है। आरएसएस अन्ना, इतनी उनमें तकलीफ है, नफरत है कि अब मेरी शेरवानी पे आ गए। अब बोल रहे ओवैसी की शेरवानी। मेरे भाई अगर आप तारीख का मुताला करेंगे, हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया था। और यहूदियों का कत्लेआम कैसे शुरू हुआ? उनके कपड़ों पर हिटलर तनकीद करता था, बात कपड़ों से शुरू हुई, फिर यहूदियों के दाढ़ी पर गई, उनके चेहरे पर गई, उसके बाद तारीख में एक चीज लिखी गई, क्रिस्टल नाक मूवमेंट। उसके बाद तो फिर नंगा नाच यहूदियों से किया गया। ये वही जबान बोल रहा है, ये सदर वही जबान बोल रहा है, हिटलर की जबान में बोलता है। शेरवानी पे तनकीद मेरी नहीं, मेरे कपड़ों पर तनकीद नहीं, ये हर उस शख्स जो कुर्ता पैजामा टोपी और दाढ़ी रखता है उस पर तनकीद कर रहा है। ये अपने जहन में, दिमाग में जो जहर है उसको आपके सामने रख रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, इस बात पर आपको गौर करना है। देखिए जहर कैसा निकलता है। अब राहुल गांधी बोलते हैं ओवैसी पैसे लेता है। अरे बताओ, जब मैं 2008 में न्यूक्लियर डील में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की तायीद किया, राहुल गांधी कितने पैसे तुमने मुझे दिए थे बताओ? प्रणब मुखर्जी का सदर जमहूरिया का इलेक्शन, तुम्हारी मां ने मुझसे कहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि जगन मोहन रेड्डी को जाकर समझाइए प्लीज। मैं इनकार करता रहा कि आपने जेल में डाला खामखा जगन को। गया मैं, जगन राजी हुए, कितने पैसे आपने दिए? ऐसे कई मिसालें हैं। मगर राहुल गांधी, तुम ये तो बता दो, तुम स्मृति ईरानी से कैसा हारे? मैं नहीं था। अब तुम अमेठी जाओ, मैं शौकत को बोलूंगा, जाओ शौकत, उत्तर प्रदेश में अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ रहा तो शेरवानी परेशानी बन के जाएगी वहां पर इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं गए तो आप हम पे उंगलियां उठा रहे ना, ठीक है देखेंगे। अब इनकी बहन आकर बोलती है ओवैसी जी खाली 9 सीट लड़ रहे हैं, टीआरएस को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। अरे 110 छोड़ दिया ना अम्मा आपके लिए। मैं 119 में 9 लड़ रहा हूं, 110 पे खेलो, जम्मक जक्का खेलो, कौन रोक रहा तुमको? जाओ लड़ो। 9 लड़ रहा हूं, नहीं कम लड़े, ज्यादा लड़े, बहुत लड़ लिए। 9 लड़े, कम लड़े। मैडम हमको खाली लड़ना आता, झुकना नहीं आता, एक बात याद रख लो आप। कम लड़े, ज्यादा लड़े, अरे हम अपनी पार्टी का फैसला खुद करते, आपकी पार्टी का फैसला मोहन भगवत नागपुर में करते, और हमको गाली दे रहे हैं।
मंजलिस फिरका परस्त है। इंदिरा गांधी तुम्हारी दादी दारुसलाम को आई थी, सालार के बाजू बैठकर कहा था कि शिवशंकर साहब के बाई इलेक्शन में सपोर्ट करो। और सालार क्या पहने हुए थे? सालार क्या पहने हुए थे? सालार क्या पहने हुए थे? जब शेरवानी से मोहब्बत थी। राइट नाउ शेरवानी इज अ प्रॉब्लम फॉर यू है। आरएसएस अन्ना, इंशाल्लाह तू भी शेरवानी पहनेगा एक दिन, देखना हम पिनाएंगे तुम्हारे को, पिनाएंगे तुम्हारे को इंशाल्लाह ताला। आप हमको बोल रहे हैं कपड़ों पे आ गए हमारे। बाबू ये कुर्ता पैजामा शेरवानी हर एक को अच्छी नहीं लगती। पार्लियामेंट में अगर आप गए ना, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में इंशाल्लाह अख्तर भाई जाएंगे एमपी बन के, तो सेंट्रल हॉल में आप देखेंगे नेहरू शेरवानी पहने हुए। ये आरएसएस अन्ना को मालूम ही नहीं फर्स्ट फ्लोर खाली है बेचारों का, नेहरू पहने हुए। मैं देखा, आप देखो गूगल, हजरत गूगल में जाओ, पुरानी बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में नेहरू की फोटो है, गुलाब लगा हुआ है। मौलाना अबुल कलाम आजाद शेरवानी पहने हुए, जंग आजादी के मुजाहिदीन शेरवानी पहने हुए। मगर असदुद्दीन ओवैसी पहनते कि इनको पेट में कुछ हो जाता। क्या होता भाई तुम्हारे को? बताइए, आप एक एक बातें करते हैं, मिले हुए हैं, डील कर लिए। अरे कितने लोग मेरे को खरीदेंगे बाबा? पाशा ये मेरे को खुद नहीं मालूम कौन कौन खरीद लिया मेरे को। कोई नहीं खरीद सकता मंजलिसियों को। हां, हम मोहब्बत के दीवाने हैं और मोहब्बत से बात करेंगे तो सब किस करेंगे। तुम आंखें निकाल कर झूठ कहेंगे तो तैयार हो जाओ, हम लड़ने को तैयार हैं। मंजलिस की तारीख रही है, नीलम संजीवा रेड्डी से लेकर किरण कुमार रेड्डी तक बड़े बड़े चीफ मिनिस्टरों ने मंजलिस को दबाने की कोशिश की। जेलों की सोबतें हमने बर्दाश्त की, शहर बदर कर दिया गया हमको, मुझको पुलिस की लाठियों से मारा गया, मेरे भाई पर गोलियां चलाई गई। उत्तर प्रदेश के चुनाव में शौकत है, पूछो आप। ये शौकत मेरे साथ गाड़ी में बैठे हुए थे और हम लोग एक आउटपोस्ट के पास रुके तो अचानक ये कांग्रेस, हम वो देंगे, हम ये देंगे, हम फुला देंगे। अरे बाबा, अब आसमान से तारे तोड़ के लाके दे दे चल, अब क्या बाकी रह गया? मामू बोल रहे मैं 400 में देता हूं सिलेंडर, उन्होंने बोल रहा 500 में देता हूं। अब मैं भी बोलता हूं मैं 100 में देता हूं। क्या है ये? मजाक है क्या कोई? यकीनन गरीबों को फायदा होना। जो स्कीम गवर्नमेंट की होगी झट मराकर नामपल्ली में उसको अमलावरी कराएंगे हम। क्या ये समझ रहे कि नहीं होगा? बराबर होगा। ये हम कराते आए और कराएंगे। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, ये लोग जो फेंकते फिर रहे ना, मोदी भी क्या किए थे 2014 में, याद होगा? 9:30 को? अच्छा 1 मिनट है ना, 1 मिनट में बहुत बोल सकते, पूरी चड्डी उतार सकते हैं। तो मोदी पे खत्म कर देंगे। मोदी क्या बोले थे भाइयों बहनों? 15 लाख बोले थे ना, 15 लाख डाल दूंगा मैं। अब बेचारा गरीब, अरे बाप रे 15 लाख, 15 पैसे नहीं आए, 15 पैसे नहीं आए। 2 करोड़ नौकरी, अतपाऊ छटाक भी नहीं मिला। तो ये भी इनके भाई है। अपनी ताकत को मजबूत रखिए, मंजलिस को कामयाब करिए, जमात को कामयाब करिए, शख्सियत को मत करिए। शख्सियतें आएंगी चले जाएंगी। असदुद्दीन ओवैसी भी एक दिन इस जमीन की ग़िज़ा बन जाएगा। मगर मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, मंजलिस रहेगी तो हमारे नौजवानों का, बच्चों का मुस्तकबिल रहेगा। इस बातिल ताकतों के तूफान में हमारे बुजुर्गों ने एक चिराग को रोशन किया 65 साल पहले। इस चिराग की, ये जो चिराग जलता है ना,
ये तेल से नहीं जलता, तुम्हारी आंसुओं से जलता है, तुम्हारी तड़प से जलता है, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों से जलता है, जो रातों में उठकर अल्लाह से भीख मांगते हैं कि परवरदिगार इस चिराग को सुबह क़यामत तक तू जलाए रखना, इसकी रोशनियों को पूरे मुल्क में फैलाना। इस चिराग को जलाए रखो मेरे भाई, इस चिराग को जलाए रखो मेरे बुजुर्गों। ये तुम्हारा चिराग है, तुमने अंधेरों में रोशनी पैदा की अपने इत्तेहाद की बुनियाद पर, तो मजलिस को मजबूत रखो और 30 तारीख के दिन अपना एक अकाउंट पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने उम्मीदवार को और अपनी जमात को कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम।